तो जब एक बार डॉक्टर के पास हस्बैंड वाइफ एज अ कपल आएंगे तो वो उनके डर खत्म होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। पीसीओडी हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, क्या इनका डिटेक्शन माता बनने के सुख को फुल स्टॉप लगा देता है? सर, क्या यूरोलॉजिस्ट आर ओनली द मेल डॉक्टर्स? क्या सिर्फ मेल्स को ही आना चाहिए आपके पास? इट इज़ लाइक ना, वही पब्लिक परसेप्शन है कि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो फीमेल के लिए ही है। क्या आपको लगता है कि सर प्रोस्टेट के सारे इश्यूज को नलिफाई करने के लिए पीएसए टेस्ट अनिवार्य है या डीआरई टेस्ट अनिवार्य है? तो पेशेंट आपके पास आएगा यूरिनरी सिम्टम्स के साथ, फिर उसको क्या है, कहीं से सुन लिया होगा प्रोस्टेट है, घर में उनके फादर को हुआ होगा, घर में किसी एल्डर मेल को हुआ होगा, तो उनको लगता है हमें भी प्रोस्टेट कुछ हो गया। चीज़ें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? बिकॉज पहले प्रेगनेंसी लोग 25 साल 26 साल में लोग प्रेग्नेंट हो जाते थे। बिकॉज अनडिसेंडेड टेस्टस के साथ दो चीज़ें हैं। एक है कि अनडिसेंडेड टेस्टस में कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। डॉक्टर लोग, गायनेकोलॉजिस्ट लोग पैसे कमाने के लिए सीज़ेरियन करते हैं, क्या ये मिथ है? इन जनरल पेशेंट भी खुद से बहुत हमें वो कर रहा है कि मैम मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं ट्राई करनी, पहले ऐसा नहीं था। नमस्ते, हमारे हेल्थ अपडेट टॉक शो के नए गेस्ट है डॉक्टर अनुभव राज, प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम सिटी ऑफ लखनऊ। नमस्कार जी। डॉक्टर नूपुर जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम सिटी ऑफ लखनऊ। नमस्ते। नमस्ते Ma'am, we'll begin with you. Ma'am, in your journey from your maternal home to here, मैम क्या आपको लगता है कि हस्बैंड और इन-लॉज का साथ है, then it really helps improving upon the gynecological health of the females, ma'am? बिल्कुल, विदाउट द हेल्प ऑफ योर हस्बैंड एंड योर इन-लॉज कोई भी फीमेल अपने करियर में कुछ नहीं कर सकती है। एंड एज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम डूइंग वेल बिकॉज ऑफ देम ओनली। और मैं अच्छा कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स फीमेल की गायनेकोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव करूंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और फॉर द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड एंड माई इन-लॉज। सही बात है। सर, कमिंग टू यू, सर एंड्रोलॉजी में सर मेल सेक्सुअल हेल्थ के एक्सेप्टेंस में सर बहुत इश्यूज है। क्या आपको लगता है कि अगर वाइफ सपोर्टिव है, इट गिव्स दैट कॉन्फिडेंस फॉर द मेल टू एक्सेप्ट देयर सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि सपोर्ट दोनों ओर से चाहिए। मेल्स ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, माइंड में होती है। अगर फियर इज रेसिप्रोकेटेड बाय द वाइफ तो वो फियर और बढ़ता है। वाइफ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा भरोसा दिलाए, टेम्पररी होगा, चल के डॉक्टर से बात तो करते हैं, तो उससे वो हिम्मत बढ़ेगी कि आए, रादर देन इधर उधर गलत इलाज लें। तो जब एक बार डॉक्टर के पास हस्बैंड वाइफ एज अ कपल आएंगे तो वो उनके डर खत्म होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एंड देन दे रियलाइज कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम थी वो तो हमने माइंड में बना रखी थी, एक्चुअली में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इट रियली हेल्प्स कि वाइफ भी सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंड करें कि हाँ ये उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम दे रहा है एंड इन टर्न वो उनके रिलेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट विद द वाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेल सेक्सुअल हेल्थ। मैम, कमिंग टू यू, मैम पीसीओडी हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, क्या इनका डिटेक्शन माता बनने के सुख को फुल स्टॉप लगा देता है? फुल स्टॉप लगाता है ये तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनके होने से माँ बनने की में प्रॉब्लम आती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। और इनका ट्रीटमेंट है, विद ट्रीटमेंट चीज़ों को सही करते हैं और पेशेंट कंसीव करती भी हैं, तो वो फुल स्टॉप नहीं, हाँ एक कॉमा ज़रूर लग जाएगा कि थोड़ा सा आपको उसमें डिफिकल्टी है उसके थ्रू। ठीक है सर, कमिंग टू यू, सर क्या यूरोलॉजिस्ट आर ओनली द मेल डॉक्टर्स? क्या सिर्फ मेल्स को ही आना चाहिए आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे हम लोग की प्रैक्टिस भी अगर देखेंगे तो 50% ऑफ आवर पेशेंट्स आर विमेन। विमेन में इन जनरल यूरिनरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। इन जनरल ओवरऑल अगर आप पॉपुलेशन में प्रेवलेंस की बात करेंगे तो फीमेल्स में यूरिनरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, जैसे यूटीआई कॉमन है, और जैसे बाद में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कॉमन है, स्ट्रेस यूरिनरी मतलब खांसने छींकने पे यूरिन निकल जाना कॉमन है। होता क्या है कि अभी तक क्या है वो शर्माती थी, आती नहीं थी, और वो कि यूरिन की प्रॉब्लम हम किससे बोले। बट अभी ग्रेजुअली क्या है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ रहा है एंड दे हैव रियलाइज्ड कि भाई हाँ इस चीज़ के भी डॉक्टर होते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिक यूरोलॉजिकल जितने भी सिम्टम्स हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो दोनों को ही अच्छे से हैंडल करने के लिए मतलब वो एजुकेटेड है और वो ट्रेंड है उस चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यूरोलॉजिस्ट सिर्फ मेन की हेल्थ को देखेगा, दे आर फॉर बेसिकली फीमेल ऑल्सो। मैम, कमिंग टू यू, मैम स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन मैम इट मेक्स सेंस कि अगर फीमेल्स को एनीमिया की दिक्कत है तो आपके पास आएगी, मेल्स में भी एनीमिया हो सकता है, तो मैम समाज में पहले से ही मेल वाला एनीमिया फिजिशियंस क्यों देख लेते हैं? व्हाई कांट इवन अ गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट मेल एनीमिया?
इट इज लाइक ना वही पब्लिक परसेप्शन है कि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो फीमेल के लिए ही है। जैसे आप अभी सर से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ना वो मेल के लिए, तो हमारे पास मेरे वाला मेल के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास तो मेल पेशेंट फीमेल पेशेंट चली भी जाती है, हमारे पास कोई भी मेल पेशेंट नहीं दिखाने आएगा। वो उनका है कि अगर अनीमिया है, फीमेल है, तो दे विल गो टू द फिजिशियन एंड ठीक है, वो इट इज प्रेवलेंट इन सोसाइटी कि भाई उनको फीमेल डॉक्टर को नहीं दिखाना है, नहीं दिखाता है। एंड फीमेल जो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई, अनीमिया हुआ, उसको फीवर भी हो गया, वो फिजिशियन के पास जाने के बजाय वो हमारे पास पहले हमसे मिलेंगी, क्योंकि उनके दिमाग में है कि हमें फीमेल एज अ फीमेल मैं फीमेल डॉक्टर को दिखाऊं। इट इज अवर सोसाइटी। तो ये सब चीजें प्रेवलेंस है जो हम लोग रोज फेस करते हैं और हम लोग हैंडल करते हैं उसको। स्क्रिप्ट लिख दी गई है। स्क्रिप्ट लिख दी गई है, बिल्कुल। सर coming to you, sir, not talking about prostate cancer, लेकिन सर आजकल नो सर मिड 20s अर्ली 30s में भी सर नो प्रोस्टेट के इश्यूज सर बहुत बाहर आ रहे हैं सर। क्या आपको लगता है कि सर प्रोस्टेट के सारे इश्यूज को नलीफाई करने के लिए PSA टेस्ट अनिवार्य है या DRE टेस्ट अनिवार्य है? देखिए, PSA टेस्ट is not required for people less than 40 years of age. वो it's very 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 rare for a male to have prostate cancer if he is less than 40 years. तो PSA टेस्ट तो indicated नहीं है less than 40 years में, but very strong family history, a suspicious DRE, आपने rectal examination किया, उसमें prostatic mass कोई feel हो रहा है, then हाँ definitely a PSA can be done. तो patient आपके पास आएगा urinary symptoms के साथ, फिर उसको क्या है, कहीं से सुन लिया होगा प्रोस्टेट है, घर में उनके फादर को हुआ होगा, घर में किसी एल्डर मेल को हुआ होगा, तो उनको लगता है हमें भी प्रोस्टेट कुछ हो गया। तो प्रोस्टेट हो नहीं गया, प्रोस्टेट तो नॉर्मल ग्लैंड है, सब पुरुषों में है। प्रोस्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जिसमें प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है, या कई बार डिसफंक्शनल वॉइडिंग हो सकती है। तो इसमें PSA नहीं रिक्वायर्ड रहेगा। डॉक्टर आपसे डिटेल्ड हिस्ट्री समझेगा कि ये प्रॉब्लम आई कैसे और क्या प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो रही है। और रेक्टल एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। वो तो ऐसे ही जैसे किसी भी सर्जिकल डिजीज में रेक्टल एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी। तो वो करके काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोस्टेट में कोई सिस्ट तो नहीं है, तो उससे क्या एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं होता है इतने यंग मेल्स में, बट ये है कि हाँ प्रोस्टेट रिलेटेड अदर इन्फेक्शंस और बहुत सारे डिसफंक्शंस होते हैं, तो जिसको हम लोग अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं। उसके लिए ये टेस्ट अनिवार्य हो जाए। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल एग्जामिनेशन, वो करना चाहिए। मैम कमिंग टू यू, मैम मैं कॉमन मैन हूँ, शायद प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दूँ तो माफ कर देना। डबल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, एमनियोसेंटेसिस एंड NIPT, इतने भारी भरकम नाम है, ये सारे भारी भरकम टेस्ट कर देने चाहिए प्रेगनेंसी के? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से जो टेस्ट हैं वो इंडिकेटेड लोगों में ही करते हैं पहले तो, कुछ टेस्ट रूटीनली करते हैं, जैसे डबल मार्कर है, ये हम लोग रूटीनली अब सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स में करते हैं। उनमें अगर कोई चीज़ में ये टेस्ट कराते क्यों है पहले तो, कि ये चेक करने के लिए बच्चे में कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक एनोमली तो नहीं है। अगर डबल मार्कर में आपके में कोई हाई रिस्क आता है तो हम लोग फर्दर एमनियोसेंटेसिस करते हैं या NIPT टेस्ट टू कंफर्म कि ये कोई एनोमली तो आई तो नहीं है। तो ये टेस्ट, अब चीज़ें इतनी क्यों बढ़ रही हैं, बिकॉज पहले प्रेगनेंसी लोग 25 साल 26 साल में लोग प्रेग्नेंट हो जाते थे। अब मोस्टली मदर्स जो हैं वो 30 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द वर्क। ठीक, तो विद एडवांसिंग मैटरनल एज जो जेनेटिक एनोमली बच्चों में है वो देखा गया है बढ़ रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर फीमेल जो प्रेग्नेंट हो रही है उसके लिए डबल मार्कर, साथ में NT-INB स्कैन, एंटीफा स्कैन, ये सब जरूर कराकर ये सब चीज़ों को रूल आउट करना है। एंड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, जिनमें लो रिस्क आता है उनमें हम लोग फर्दर कुछ नहीं करते, जिनमें हाई रिस्क आता है तो उनमें हम लोग फिर एमनियोसेंटेसिस करके चीज़ों को कंफर्म करते हैं। सर कमिंग टू यू, सर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, सर कब तक वेट करें माँ बाप, एंड सर कब आपके पास आए? देखिए, अनडिसेंडेड टेस्टिस में वेट जो करने का प्रोटोकॉल है दैट इज ओनली टिल 1 ईयर ऑफ एज। उसके बाद अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं की है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट डिसेंड। तो होता क्या है कि जितना जल्दी कर दिया जाए उतना बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ दो चीज़ें हैं। एक है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस में कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। टेस्टिस को नीचे लाने में ऑर्क्यूपेक्सी जो सर्जरी हम लोग करते हैं उससे ये चांसेस कम नहीं हो जाती, बट डिटेक्शन अर्ली हो जाएगा, क्योंकि फिर आप टेस्टिस पैल्पेट कर सकते हो नीचे।
दूसरा क्या है, जितने टाइम टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल या ऊपर रहेगा, स्क्रोटम में नहीं रहेगा, तो उसका पोटेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन कम होता जाता है। तो इसीलिए जल्दी लाना है। तो 1 ईयर अगर आपने वेट किया, आया टेस्टिस नीचे तो ठीक, वरना फिर आप सर्जरी करेंगे। एंड सर्जरी इज मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 डे केयर सर्जरी होती है। आपने एक दिन किया, अगले दिन डिस्चार्ज कर दी बच्चे को, तो वो अच्छा रहता है कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा आप करा लो। मैम एक बहुत बड़ा मिथ, लेकिन मैम थोड़ा सा इनफेमस कर दिया है मैम गायनेकोलॉजिस्ट को, सिजेरियन अनिवार्य है कि नहीं है? डॉक्टर लोग, गायनेकोलॉजिस्ट लोग पैसे कमाने के लिए सिजेरियन करते हैं, क्या ये मिथ है मैम? देखिए, अब ये बिल्कुल मिथ है। मैं तो अपने लिए बिल्कुल बोलूंगी, मैं यहाँ पे पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ इट इज इंडिकेटेड देन आई विल डू सिजेरियन, इफ इट इज नॉट देन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक। और अब जनरल पब्लिक में, बिकॉज आजकल क्या है, पेशेंट्स को पेन टॉलरेट नहीं होता। पहले था कि लोग इतने बच्चे पैदा करते थे, पेन होता रहता था, लोग उतना उसमें सब लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनको पेन टॉलरेट नहीं होता, तो वो खुद से दे आर सेइंग, खुद अभी मैंने आज सिजेरियन किए ऊपर ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, मैम मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी। इन जनरल पेशेंट भी खुद से बहुत हमें वो कर रहा है कि मैम मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं ट्राई करनी, पहले ऐसा नहीं था। तो विद पेशेंट से भी, कुछ डॉक्टर से भी चीजें, सिजेरियन के रेट ऑफ कोर्स बढ़े हैं पहले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर जो है पैसे के लिए सिजेरियन कर देता है। मैं अपने हॉस्पिटल में सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का सेम चार्ज, ठीक है, बिकॉज मैं पेशेंट को बेबी दे रही हूँ, मेरा पूरा दोनों में सेम एनर्जी जाती है, तो मेरे तो कोई फायदा नहीं है सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में कराने के लिए। ठीक है, सेम चीजें। तो हाँ, तो ये चीज, इस मिथ को हटाने के लिए ये चीज हम लोग ने कर रखी है कि लोगों को जो वो मिथ है ना कि डॉक्टर पैसे के लिए कर देता है, सबसे बेस्ट है दोनों के सेम चार्जेस रखो, आपको जो आपके लिए बेस्ट होगा डॉक्टर वो करेगा आपके लिए। सर फिमोसिस एंड फोरस्किन के लिए सर्जरीज करना, इसमें सर कोई डराने या घबराने की जरूरत है सर? नहीं, ऐसे कोई, वो तो सब डे केयर सर्जरीज है। और आजकल हम लोग ज्यादातर जितने भी सर्कमसिशन होता है कि आगे की स्किन अगर ओपन नहीं हो रही है या वो टाइट रिंग बन गई है, तो फिर आपको उसको रिमूव कर दीजिए। तो ओवरऑल सर्कमसिशन इज कंसिडर्ड मोर हाइजीनिक, मोर हेल्दी फॉर मेल। तो हम लोग स्टेपलर से आजकल करते हैं। तो स्टेपलर से क्या है कि पेशेंट का स्टे और कम हो जाता है। हार्डली 2 आवर्स में पेशेंट आके सर्जरी अपनी करा के अपना घर चला जाता है, कोई टाके नहीं कटवाने पड़ते, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, नेक्स्ट दिन से वो अपना ऑफिस या वर्क रिज्यूम कर सकता है। तो फोरस्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आर वेरी माइनर, इट्स लाइक अ डे केयर सर्जरी, कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है ये चीज। मैम इंडियन वुमेन्स आर नोन फॉर देयर भावना, काफी भावुक होती है मैम। 9 महीने तक तो वो अपने बच्चे की सेफ डिलीवरी के लिए आपके पास आएगी, डिलीवरी के बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चे की हेल्थ के लिए आपके पास आएगी, वो अपनी हेल्थ का ख्याल करना भूल जाती है। बिल्कुल। क्या रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स फॉर वुमेन्स आर अनिवार्य इवन आफ्टर द? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उनकी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं कि उनको उस चीज़ का एक तो नॉलेज नहीं रहता, तो उनको हम लोग विद चेकअप सब चीज़ें समझाते कि उनको ये लगता है कि मेरा बैक पेन है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई, तो वो चीज़ नॉर्मल फॉर दिस। तो एवरी चेकअप हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो उस चीज़ का वो ध्यान रखती हैं। आफ्टर डिलीवरी फिर से चेंजेस आते हैं उनके, तो वो चीजें अगर विद चेकअप उनको नहीं बताई जाती, दे आर ऑल्सो लाइक कि मेरे को क्या हो गया। मैं कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड कम पोस्टपार्टम ऑल्सो फॉर रेगुलर चेकअप। ओके, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 15 डेज पे, 6 वीक्स पे आप आकर एक बार दिखाएं, और जो भी चेंजेस है, क्या वो चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नॉर्मली आप अपना फिर से बैक टू योर बॉडी जो ओरिजिनल था वो आप हो रहे हो कि नहीं हो रहे, तो वो चेक हम लोग करके उनको बताते हैं उस चीज में। तो ममता के साथ साथ अपनी हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान है। अगर आप खुद हेल्दी नहीं हो तो आप अपने बच्चे का नहीं देखभाल कर सकते हो, तो आपको खुद हेल्दी तो रहना ही रहना है। तो आपका अपना ध्यान सबसे पहले रखना है, बच्चे से पहले अपना ध्यान रखना है। ठीक है सर, आसान रास्ता सर सेक्सुअल डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सर आम जनता को ये लगता है कि ओटीसी सर वायग्रा ले लो। सर क्या वायग्रा से सर कभी सेक्सुअल डिसफंक्शन ठीक होगा, या फिर यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आर द बेस्ट डॉक्टर्स टू टॉक टू? देखिए, साइकियाट्रिस्ट की नीड और स्पेशलाइज्ड केसेस में आएगी व्हेन इट हैज बीन रूल्ड कि इनको साइकोजेनिक ईडी है विच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रेगुलर काउंसलिंग एंड बेसिक मेडिकेशन। तब ये है कि हाँ, उसका डर को निकालने के लिए तब साइकियाट्रिस्ट की नीड पड़ेगी। बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जहाँ बात आती है, तो जो प्राइमरी जो
वो है ट्रीटिंग डॉक्टर है, ही शुड बी अ यूरोलॉजिस्ट। तो यूरोलॉजिस्ट देख के पहले असेस करेगा कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो साइकोजेनिक है या नॉन साइकोजेनिक है। 99% ऑफ ऑल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आर साइकोजेनिक, मतलब मन में बैठ गया, डर है, किसी ने बोल दिया, कुछ सुन लिया, नेट पे कुछ पढ़ लिया, तो इन सब से वो डर एक बार जब बैठ गया तो फियर के साथ इरेक्शन नहीं आ सकता। तो इसी वजह से 99% मेल जो परेशान है वो तो इसी वजह से होते हैं कि एक फियर बैठ गया और फिर है कि हमें इरेक्शन नहीं आ रहा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको यूरोलॉजिस्ट पूरा एग्जामिन करेगा, बेसिक उनका सब बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है, सब चीज़ें ठीक है कि नहीं, सब एग्जामिन करेगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एग्जामिन होंगे तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि साइकोजेनिक है कि नहीं, देन बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराए जा सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है यूजुअली। दूसरा क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना। देखिए वैसे अगर सिल्डेनाफिल की बात किया जाए जो वायग्रा है, या किसी और मेडिसिन की बात की जाए, दे आर नॉट ओवर द काउंटर। तो लीगली यू कैन नॉट परचेज दीज ड्रग्स ओवर द काउंटर, वो बने ही नहीं ओवर द काउंटर के लिए, दे आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तो आप ले रहे हो, फिर कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा तो इट इज मतलब आपकी फिर जिम्मेदारी हो जाती है एक तरह से। और पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास और ग्रेव साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं। तो ओवर द काउंटर लेने वाली ये दवा नहीं है। ओवर द काउंटर आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, पेट के लिए कोई छोटी मोटी दवा जेलुसिल वगैरह ले सकते हैं, बट नॉट फॉर दिस। लेने को लोग लेते हैं, दे कम विद, तब वो दोनों प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, दवा के साइड इफेक्ट के साथ भी आते हैं एंड देयर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नॉट गेटिंग करेक्टेड उसके साथ भी आते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इससे अच्छा आप पहले ही यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, पहले ट्रीटमेंट समझ लीजिए और फिर उस हिसाब से करिए। ये चीज है। मैम लास्ट क्वेश्चन, मैं अहमदाबाद से आ रहा था एंड आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द स्क्रिप्ट फॉर अनुभव राज एंड नुपुर जायसवाल। मैम एक बीमारी ऐसी है आपके सेगमेंट में, मुझे क्लियर नहीं हो पाया, वेजिनिस्मस इज अ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकियाट्रिक काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर? बिल्कुल, जैसे सर ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बताया कि मोस्टली जो है इट इज साइकोजेनिक, वेजिनिस्मस इज आल्सो साइकोजेनिक, मोस्टली साइकोजेनिक, एंड इट शुड फर्स्ट टैकल विद गायनेकोलॉजिस्ट। If gynecologist rule out कि everything is normal and with basic test and investigation सब कुछ normal है, then उसको हम लोग बोलते हैं कि it should be psychiatrist के पास भेजें। पहले तो gynecologist ही उससे tackle करती है, and it is mostly psychogenic ही होता है कि patient के दिमाग में ही रहता है कि vaginismus हो रहा है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है। Questions तो बहुत सारे हैं, but because of the shortage of time, we'll end up here. Dr. Nupur Jaiswal, Dr. Anubhav Raj, thank you. Thank the you. Gynae Euro couple of Lucknow to debunk the myths of Gynae Euro segment. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। मैम Thank you.